राठौड़ 2024 लोकसभा चुनावी महासफर के लिए अब बस 1 साल बचा है। बीजेपी ने अभी से पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन विपक्ष तो टुकड़े टुकड़े दिखाई दे रहा है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग कर रही थी। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने इस मांग को खारिज करते हुए विपक्षी एकता को जोरदार झटका दे दिया है। पवार की इस गुगली पर राहुल गांधी और नीतीश कुमार दोनों बोल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। भैया, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, आपका परिवार खतरे में है। बीजेपी ने तो 2024 के चुनावी महासमर का बिगुल फूंक दिया। पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने तो 2024 के लिए टारगेट भी फिक्स कर दिया। अब की बार 300 पार। फिर से एक बार 300 से पार सीटों से मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की टीम मोर्चे पर जुट चुकी है। पार्टी संगठन के प्रचार का रोड मैप बन चुका है। सुपरस्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी विपक्ष पर करारा वार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार और परिवारवाद एक दूसरे से अलग नहीं है। जहां परिवारवाद और भाई भतीजावाद होता है, वहीं से हर प्रकार का करप्शन फलना फूलना शुरू हो जाता है। परिवारवाद, वंशवाद का मूल मंत्र ही सब चीजों को कंट्रोल करना होता है। परिवारवादी हर व्यवस्था पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। बीजेपी तो मिशन 2024 पर जुट गई है, लेकिन विपक्ष को तो जंग से पहले ही बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का हाल बेहाल है। बीजेपी में टीम मोदी जहां एकजुट होकर महाशक्ति बन चुकी है, वहीं कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है। अंतर्कलह का हाल तो ये है कि अगस्त 2022 में कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, शशि थरूर समेत पार्टी के 23 दिग्गज नेताओं ने G23 बना लिया था। सबने मिलकर सोनिया गांधी को पार्टी में बदलाव के लिए चिट्ठी भी लिखी थी। पार्टी में कलह और नेतृत्व में उदासीनता के चलते कपिल सिब्बल, जितिन प्रसाद और गुलाम नबी आजाद जैसे पार्टी के कर्मठ और समर्पित नेता कांग्रेस से दूर हो गए। किसी के कहने से पार्टी न छोड़ी, न किसी के कहने से नई पार्टी बनाई। उसकी सोच आज़ाद है, अपने दिमाग से सोचता है, अपने दिमाग से निर्णय लेता है। कांग्रेस के पुराने सिपह सालार कह रहे हैं कि कांग्रेस में वो बूता नहीं है कि वो मोदी का मुकाबला कर पाए। अभी बहुत सारी चीज़ें होंगी, अलायंस होगा, नहीं अलायंस होगा, विपक्ष के होगा, नहीं होगा, कौन कौन बड़ी पार्टियां उस विपक्ष का हिस्सा होंगी, गठबंधन का हिस्सा होगा, ये सब उस पर निर्भर है। कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए पार्टी नेता राहुल गांधी ने पिछले साल 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। राहुल को कांग्रेस के साथ साथ अपनी भी छवि चमकानी थी। यात्रा के साथ ही साथ राहुल की टी-शर्ट और उनकी दाढ़ी भी चर्चा में आ गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने उनकी जितनी इमेज बनाई, उतनी ही बिगाड़ दी उनकी विदेश यात्रा ने। लंदन दौरे के दौरान राहुल गांधी ने विवादित बयान दे डाले। मोदी सरकार पर हमले तक तो ठीक था, चीन को उन्होंने शांति प्रिय देश करार दे दिया। China does not want us to have a relationship with the United States, and it is threatening us by saying, if you continue to have this relationship with the United States, we will take action. And that's why they've got troops in Ladakh, and that's why they've got troops in Arunachal Pradesh. राहुल गांधी ने बयान लंदन में दिया था, असर हिंदुस्तान में हुआ। हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी अड़ गई कि राहुल गांधी माफी मांगे, कांग्रेस भी अड़ी रही। संसद के दोनों सदन हंगामे के चलते ठप रहे। वो नहीं बोलना चाहता, उसका विरोध हुआ उनका। देश के मसले को विदेश में उठाना क्या उचित नहीं है। ये तो हम लोगों को ABC जब सिखाते हैं राजनीति, उसी वक्त ये भी सिखाया जाता कि विदेश में अपने देश की सरकार के खिलाफ, चाहे किसी की भी हो, देशवासियों के खिलाफ, अपने सभ्यता कल्चर के खिलाफ
किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। जब उनकी सदस्यता चली जाने वाली थी और चली गई, तब आज़ाद साहब को सब कुछ खराब नजर आने लगा कांग्रेस में। असलियत यह है कि आज़ाद साहब को जो दिल्ली का उनका घर है उसका लगान भी देना है, जो उनकी किताब है उसको भी बेचना है, सुर्खियों में बने रहना है। राहुल गांधी के साथ ऐसा है कि उनके साथी ही उन्हें मैच्योर नेता नहीं मानते। अनाप शनाप बयानबाजी के चलते राहुल फंस जाते हैं। ऐसे ही एक मामले में राहुल को 2 साल की सजा भी हो चुकी है, जिसमें वो अभी जमानत पर चल रहे हैं। राहुल गांधी के बयानों की सुई अब उद्योगपति अडानी पर आकर अटक गई। राहुल अडानी पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं। वहीं यूपीए में कांग्रेस के सहयोगी एनसीपी के मुखिया शरद पवार ही राहुल गांधी की इस मांग से सहमत नजर नहीं आते। शरद पवार ने कहा कि सदन में बेवजह हंगामे के लिए ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं। मैंने कोई अलग कोई खास बात की ऐसी नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि जेपीसी की जो बात हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की, ये बात सच है। हमारे पार्टी के भी प्रतिनिधि उस मीटिंग के थे, ये भी बात सच है। शरद पवार के इस बयान को विपक्षी एकता में बिखराव के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी शरद पवार के इस बयान को भुना रही है, तो कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर बैकफुट पर है। हम ये पूछ रहे हैं कि भाई 20,000 करोड़ रुपया शेल कंपनियों को एक अडानी ग्रुप के मिला, तो उस पैसे का मालिक कौन है? क्या ये देश के लोगों को जानने का अधिकार नहीं है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन से एक बात पूर्ण तरीके से स्पष्ट है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिशन और विजन है इस देश के लिए, जो इस देश को तरक्की के पथ पर और अंतर्राष्ट्रीय समाज में एक खिलते हुए कमल की तरह आगे ले जा रहा है, परंतु दूसरी ओर मिशन और विजन नहीं, एम्बिशन फॉर पोजीशन है, थर्स्ट फॉर करप्शन है, कमीशन है, डिवीजन है। कांग्रेस का संगठन गुटबाजी का शिकार है। यूपी के दलों में भी एकता उतनी मजबूत दिखाई नहीं दे रही। महागठबंधन भी कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रहा है। 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी, तो 2019 में 52 सीटें। सामने 2024 की चुनावी जंग। मुख्य विपक्षी दल ही बिखरा बिखरा है। ऐसे में सवाल तो बनता है कि बिखरा बिखरा विपक्ष 2024 की चुनावी जंग में क्या बीजेपी से मुकाबला कर पाएगा? टीम न्यूज़ नेशन। तो बरसों से बिहार में राज कर रहे नीतीश कुमार को अब दिल्ली दरबार के सपने आने लगे हैं। नीतीश बाबू विपक्षी एकता के लिए दलों के दिग्गजों से मिल भी रहे हैं और लगातार इस एकता को बनाए रखने के लिए तमाम अपने स्तर पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है और शरद पवार ने जिस तरीके से बड़ा ऐलान किया है, कहीं ना कहीं विपक्षी एकजुटता को ठेस जरूर पहुंची। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिर पर खास सफेद टोपी है। पीछे लाल किला का पोस्टर नजर आ रहा है। अब कहने की जरूरत नहीं है कि नीतीश बाबू के दिल में दिल्ली के लाल किला पर तिरंगा फहराने के अरमान हिलोरे मार रहे हैं। वोट बैंक की साधना चल रही है। बीजेपी के साथ जब तक नीतीश बाबू थे, इफ्तार पार्टी हो ही नहीं पाई थी। अब पार्टनर बदल चुका है। फिर से सियासी इफ्तार का दौर चल पड़ा है। उसके यहाँ से नहीं ऑर्गेनाइज होता है वो, जैसे हम लोग पार्टी वाला करते हैं, लोग भी करता है। और ये पार्टी पूरे के पूरे सरकार की तरफ से करते हैं, तो लोग नहीं रहता था पहले, इसलिए ऐसे ही बोलता है। देखिए आजकल उन लोगों की आदत हो गई है बिना मतलब की बात करना। आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि इसके पहले आप कैसे थे, तब पता चल जाएगा। ये सब एकदम ऐसे ही है। नीतीश कुमार के सिर पर गोल टोपी आई तो बीजेपी ने पटना में तंज कसते हुए पोस्टर टांग दिए। रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी देने की परंपरा राजनीतिक दलों के द्वारा होती रही है, लेकिन अब इफ्तार पर भी राजनीति हो रही है। अभी हम बीजेपी कार्यालय के बाहर में खड़े हैं और बीजेपी कार्यालय के बाहर में एक बैनर लगाया गया है जिसमें नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी पर निशाना साधा गया है। नीतीश कुमार दरअसल 2024 में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं और चुनावी महासमर के लिए बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का महागठबंधन बनाने में जुटे हैं।
बीजेपी से नाता तोड़कर पिछले साल 10 अगस्त को नीतीश कुमार ने आरजेडी से गठबंधन करके नई सरकार बनाई थी। आरजेडी नेता और लालू के लाल तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे। डील भी यही थी कि 2024 की जंग में नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति संभालेंगे और तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तभी से नीतीश कुमार को पीएम बनने के ख्वाब आते हैं। अब नीतीश कुमार नहीं कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन सच्चाई है कि मुख्यमंत्री में नीतीश कुमार में हर क्वालिफिकेशन है। नीतीश कुमार अलग अलग राज्यों में बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पिछले दिनों तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पटना आए। नीतीश से मुलाकात की, नीतीश की पात्रता पर मुहर भी लगाई। नीतीश कुमार जी इस देश का उत्तम से उत्तम वरिष्ठ नेता है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। सुनिए ना, मुझे बात तो खत्म करनी है। जब हम बैठेंगे, समर्पित रूप से बैठेंगे, समाधान निकालने का हर संभव प्रयास करेंगे। नीतीश कुमार पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। अब तक जिन प्रमुख नेताओं से नीतीश मिल चुके हैं, उनकी जरा फहरिस्त देख लीजिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एचडी कुमारस्वामी, सीताराम येचुरी, के चंद्रशेखर राव, अखिलेश यादव, ओम प्रकाश चौटाला, अरविंद केजरीवाल और शरद यादव। भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी अपने इतिहास से अधिक को दोहराने का काम करेगी और 25 में भी भारतीय जनता पार्टी 2/3 से अधिक सीटों पर जीतकर बिहार में सरकार बनाने का काम करेगी। नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनने के हसीन सपने जरूर देख रहे हैं, लेकिन इस राह में उनकी मुश्किलें कुछ कम नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी महागठबंधन में शामिल होने पर सस्पेंस बनाए रखा है। पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी भी अभी महागठबंधन से दूरी बनाकर चल रही है। अभी तय नहीं है कि महागठबंधन में कांग्रेस शामिल होगी या फिर नहीं होगी। अगर कांग्रेस महागठबंधन में शामिल होती है तो बाकी कुछ दल गठबंधन से बाहर हो सकते हैं। अरे भाई, अभी हम एक करेंगे ना आप लोगों को, अभी मत पूछिए। सबसे बड़ा पेच कांग्रेस को लेकर फंसा है। जितनी भी पार्टियां आज विपक्ष में, सबने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। अब कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी से लड़ने का सवाल है। इसी नाते कई दल कांग्रेस के नाम पर सहमत नहीं हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि बिना उन्हें साथ लाए मोदी को हराना नामुमकिन है। सभी नेताओं से मैं अपील करता हूं कि वो तिरंगे का साथ दें। ममता जी हों, अखिलेश जी हों या केसीआर हों या अरविंद केजरीवाल जी हों या शरद पवार जी हों, मैं सबको आमंत्रित करता हूं कि अगर मोदी जी को हटाना है, इनकी तानाशाही को ख़त्म करना है, तो कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। विपक्ष अभी तक ये तय नहीं कर पाया है कि मोदी के खिलाफ लड़ाई के लिए टीम कौन सी होगी, कौन कौन से दल साथ आएंगे। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी ने चुनावी बिगुल पहले ही फूंक दिया है। विधानसभा चुनाव में लगातार जीत से बीजेपी के हौसले बढ़े हुए हैं। टीम मोदी 2024 के लिए तैयार है, जबकि विपक्ष अभी जोड़ घटाना, घोड़ा भाग में ही फंसा हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन।